नमस्कार विद्वान साथियों, अनअकैडमी अभियान पर आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अभियान पर जो सीरीज चल रही है उसमें प्रातः 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लासें मिलती हैं और 2:45 पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें मिलती हैं। 4 बजे आपके लिए मैं इंडियन पॉलिटी लेके आता हूँ और शाम को 6 बजे आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें मिलती हैं। ये तमाम क्लासों की PDF प्राप्त करने के लिए आपको अभियान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आपको तमाम PDF प्राप्त हो सकें और साथ में क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो सकें। मेरी को अगर आप लोगों को ऐप पर मुझे फॉलो करना है स्पेशल क्लास के लिए, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मुझे फॉलो करें। मेरा यहाँ पे आईडी है, वो मुकेश कुमार सैनी के नाम से आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इस सीरीज के अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। साथ ही जो कोर्स होगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और इसके तमाम लेसन आपको जो नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेंगे। ये सत्र है वो ऑल स्टेट PCS के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी आप स्टेट PCS हैं उनके लिए ये सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, इस सत्र से जुड़िए, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस पे लेके आइए जो अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं। और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे प्लान हैं, उनमें 2 प्लान मुख्य हैं। एक प्लान 12 महीने का जिसकी कीमत 7,000 रुपये है और दूसरा प्लान है 24 महीने का जिसकी कीमत 8,400 रुपये। और जैसे आप मेरे कोड का इस्तेमाल करते हो, मेरा कोड मुकेश है, तो 12 महीने वाला कोर्स आपका 6,300 रुपये में हो जाएगा और 24 महीने वाला कोर्स आपको 7,560 रुपये में मिलेगा। जब आप मेरे कोड का इस्तेमाल करोगे तब आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अब हमारी जो सीरीज चल रही है, हमने जो इस सीरीज के अंदर सेकंड पार्ट है इसका MCQs का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आइए उसको हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उन प्रश्नों को समझने की हम कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो लास्ट में हमने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज उससे आगे की बात करते हैं। हाँ जी, लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज हेल्ड। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो 1956 में 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ है विद्वान साथियों? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ है और पहला राज्य जो बनने वाला था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है मेरे विद्वान साथियों? वो है आंध्र प्रदेश। हाँ जी, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी? कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। अच्छा, एक बात और अब देखोगे तो समझिए, स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन के लिए याद रखना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया और आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। याद रखना, इस आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था। तो एक बात ध्यान से सुनिए कि जो फजल अली आयोग जो था, फजल अली आयोग, इसका गठन किया था भाषा के आधार पर। तो इसने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो कब हुआ था इसका गठन? तो आपका जवाब है 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और ये 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य आयोग थे? 3 सदस्य थे इसके अंदर, याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली साहब थे। ये बात समझ में आई। और इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। 7वां संविधान संशोधन किया गया। तो पहला राज्य बना वो 1956 में बना, 1 नवंबर 1956 को। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द रिपोर्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इम्प्लीमेंटेड? ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई? तो रिपोर्ट कब लागू हुई भाई? जिस दिन एक नया राज्य बना उस दिन रिपोर्ट लागू हुई। तो याद रखना, इसकी जो रिपोर्ट लागू हुई है उसको थोड़ा समझना है आपको। देखिए, आप इतना जान लीजिएगा कि जब पहला राज्य बनकर तैयार हुआ तो 1 नवंबर 1956 को तैयार हुआ आंध्र प्रदेश। तो उसी दिन इसकी रिपोर्ट लागू हुई। यहाँ 10 बाई मिस्टेक लिखा है, याद रखना 1 नवंबर 1956 को ये लागू हो गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, 1950 के दशक के भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत
निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए थे? कि भाषाई मांग की अगर लगातार यहाँ पे देखें कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर क्या किया गया था, ये जोर दिया गया था कि भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए। तो वो कौन से राज्य थे जिनका गठन भाषाई आधार पर हुआ है? ये आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए, आपको जल्दी से इनका जवाब देना है। तो देखिए, सिंपल सी हम बात समझें तो भाषाई आधार के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो हम देखें तो हमारा होगा कि महाराष्ट्र, और दूसरा हम बात करें तो कहता आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र, देखो जब सौराष्ट्र का विभाजन हुआ तो गुजरात और महाराष्ट्र बना, और फिर ये आंध्र प्रदेश बना। तो पहला आंध्र प्रदेश, उसके बाद में सौराष्ट्र की बात करें तो उसका विभाजन हुआ था। ये पॉइंट आपको समझे। 1950 के दशक में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, याद रखना, ठीक है। और 1960 में सौराष्ट्र का विभाजन हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र बना था, ठीक है, याद रखना। तो ये डेट याद रखना, ये कब की है? 1956 की बात है, और ये 1960 की बात है। ये दो हुआ, 2 और 4 किस में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के पटाभी सीतारामैया जिन्हें आप जानते हो, हाँ जी, वो आयोग के सदस्य रहे थे पहले, ठीक है। और देखो, और ये आंध्र प्रदेश श्री राम मालू के जो क्या उन्होंने अनशन किया था, श्री रामलू आमरण अनशन के दौरान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ज़्यादा जोर पकड़ लिया था भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो देखो, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम है वो आंध्र प्रदेश आया था, वो आपको मैंने बताया 1 नवंबर 1956 को। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का सर्जन करने के लिए क्या पारित किया था? तो देखिए, आप समझिए, मेरी बात को समझिए, प्रश्न को पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। इंडियन पार्लियामेंट हैज पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 फॉर द क्रिएशन ऑफ, तो किसके क्रिएशन के लिए? तो जो क्रिएशन हुआ है 1956 में, तो तब भारत का जो स्टेटस था वो क्या था? तो ध्यान से सुनिए, आपको जो बात कही गई है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, तो उस कंडीशन जब भाषा ही, देखो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ तो उससे क्या निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ कि 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। बस इतना याद रखना। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब अप्लाई हुआ है तो उसके बाद में आप देखोगे कि 14 तो राज्य स्टेट बने हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बनी है। बस इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ जी, भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावना किया गया था। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्विस्टिक स्टेट वाज नेचर्ड बाय। तो आप बताएं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है, वो कौन सी रिपोर्ट उसकी अनुशंसा करती थी? कौन सी रिपोर्ट वो कहती थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है? तो देखिए, याद रखना, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात है वो धर कमीशन है, वो उसको मानती है। तो देखो, भाषा के राज्यों का प्रश्नगण एस के धर कमीशन की रिपोर्ट ने किया था। धर आयोग का गठन है वो 4 सदस्यीय गठन ये आयोग था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, एस के धर थे। और इस आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिणी भारत में उठ रही इस मांग की जांच करना था कि भाषा के आधार पर उन राज्यों को पुनर्गठित किया जाएगा अथवा नहीं। देखो, ये जो आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात का विरोध किया था तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो अब आपको ये बात क्लियर कट होगी। प्रस्तावना का मतलब यहाँ पर है कि आपको पहली बार ये चीज़ कहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करें तो ये धर आयोग में कहा जाता है। धर आयोग के अंदर ये बात कही गई है कि भाई भाषा के आधार पर जो आवाज़ उठ रही है उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया था कि एक आयोग गठित किया था जिसको एस के धर आयोग के नाम से या धर आयोग के नाम से जानते हैं। तो धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एस के धर साहब थे। इन्होंने क्या, एस के धर साहब कौन थे? तो याद है, इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसके सेवानिवृत्त जज थे और ये 4 सदस्यों की समिति थी।
इस आयोग ने साफ साफ कह दिया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर इसका गठन किया जाना चाहिए, याद रखना। और इस आयोग का गठन ही इसलिए किया था कि जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात चल रही है, तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये इसका काम था, इसके बारे में जांच करना। तो धर आयोग यहाँ देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब होगा यहाँ से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी? कोई डाउट किसी बच्चे को? उम्मीद करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको जानना चाहिए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्वान साथियों। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित और हस्तांतरित किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक था जो द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज प्रूव्ड एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट इन। तो कब जो राष्ट्रपति उन्होंने साइन किया और उसे अनुमोदित किया है? आपके सामने ये डेट है वो लिखी है, जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। जी जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे दें फटाफट। देखिए प्यारे बच्चे, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना। मार्च 2000, ध्यान से सुनिए, मार्च 2014। देखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल बोला है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल बोला, ध्यान से सुना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014, याद रखना। मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्तांतरित किया गया है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है और इसका बिल लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को और राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को पास हुआ है। तो आप ये बात याद रखना, 2014 के अंदर इस बिल को राष्ट्रपति द्वारा क्या अनुमोदित और हस्तांतरित साइन किया गया है, मतलब क्या बोलते हैं, सिग्नेचर्ड किया गया है इस पर। तो राष्ट्रपति ने इसको अप्रूव दिया है और यहाँ पे राष्ट्रपति ने इसका क्या किया, साइन किया है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कब हुआ है, तो आपका जवाब होगा मार्च 2014 के अंदर। और याद रखना ये बिल लोकसभा में कब पेश किया गया, लोकसभा के अंदर ये जो बिल पेश हुआ। राज्यसभा में ये बिल कब पेश हुआ, राज्यसभा में ये बिल कब पेश हुआ। तो पॉइंट आपको ये क्लियर रखना है कि लोकसभा में ये बिल पेश हुआ कब, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ जी, तो देखिए हम बात करें कि लोकसभा के अंदर ये बिल कब पेश किया गया, तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो है कि सर 18 फरवरी 2014 को, 18 फरवरी 2014 को ये लोकसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में ये 20 फरवरी 2014 को बिल पेश हुआ है। ठीक है, और इसका मेन मुद्दा क्या था, इस बिल में किसकी बाबत थी? तो याद रखना इस बिल के अंदर क्या किया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना इनके जो विवादित क्षेत्र हैं उनके बारे में ब्यौरा मिलता है, उनके निपटारे की बात यहाँ पे होती है कि दोनों के बीच में जो बंटवारे का विधान है उसका ये क्या करता है, कानूनी निरूपण करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लीजिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश वाला राज्य कौन था? मतलब पहली बार ऐसा कौन सा राज्य था जो एक सह राज्य को स्टेट के रूप में उभर के आया? सिक्किम था, जम्मू कश्मीर था, गोवा था या पौंडीचेरी था? आप जानते हो कि गोवा पौंडीचेरी ये तो बहुत बाद में आए हैं, अब बात आती है जम्मू कश्मीर और सिक्किम की। तो देखिए थोड़ा सा समझने की यहाँ ज़रूरत है। तो हम ये कहेंगे कि देखो 35वां संविधान संशोधन होता है, 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 के अंदर, और इसमें जो सिक्किम राज्य है, कौन सा राज्य है बच्चे? सिक्किम, इसको को स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। और बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत ये पूर्ण राज्य बन गया था, बाद में पूर्ण राज्य बन गया। तो प्रथम जो राज्य जो सह राज्य के रूप में आया वो क्या था? सिक्किम था। मेरी बात समझ में ही होगी आपको। और याद रखना को राज्य के तौर पे तब आया जब इसने ये कहा कि भाई आप मेरी डिफेंस, मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर और मेरा जो कम्युनिकेशन है इनका कंट्रोल आप कीजिएगा और मुझे संरक्षण दीजिएगा। तो इनके तहत आप लोग देखोगे कि सिक्किम है वो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत का सह राज्य बनता है और 36वें संविधान संशोधन में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो पहला राज्य कौन था? सिक्किम था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे विद्वान साथियों कि भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही विधान है। भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। इन इंडिया देयर इज अ वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। अब ऐसा क्या है? अब इनको आपको समझने की जरूरत है।
कि सिक्किम को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, नागालैंड को छोड़कर और तमिलनाडु को छोड़कर। ये प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को। ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। अब क्या है, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। ये इसका जो आंसर अगर पहले बात करें तो ये होता, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी, क्योंकि धारा 370 जब से अप्लाई होती है तो ये क्या होता है आपको बात समझनी है। देखो मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि प्रश्नकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, याद रखना, ठीक है। परंतु 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा राज्यसभा में ऐतिहासिक विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें अनुच्छेद 370 को अप्रभावी करने व राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्यों के रूप में किया गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक विधायिका की व्यवस्था की गई, जबकि लद्दाख के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में भारत के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों पर एक ही संविधान लागू होता है। ये पॉइंट इतना आपने सुन लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। तो पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो मुझे बताएं। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई डाउट किसी बच्चे को जरा सा भी? ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम क्या है। अब आपको देखना है, नीचे आपने जो राज्य लिखे हैं इनका आप सही क्रम देखिए कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा उनको कब मिला है। तो ये पॉइंट आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, उसके बाद में आपको जवाब देना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, नागालैंड है, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की रचना की गई है। उसके बाद में क्या हुआ, जिसे नागा पहाड़ी और सत क्षेत्र से बनाया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या गया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, याद रखना। और 66वें संविधान संशोधन को अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है वो स्टेट बन के आता है 1966 के अंदर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश है 1986 में, अरुणाचल प्रदेश है वो बन के तैयार होता है। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ यहाँ से, तो जो सिक्किम बैठेगा वो क्या है, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो आंसर यहाँ पे बैठता है वो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे आंसर बैठता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो अगर आपको थोड़ा सा डेट पता हो तो आप अच्छे से खेल सकते हो इनके लिए। हाँ देखिए, आपको बताएं कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश बना कब, 1953 का जो अधिनियम आया और 1956 में एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करें हरियाणा, तो हरियाणा कब आया, 1966 के अंदर। उसके बाद में बात करें सर हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया है। उसके बाद में बात करें कि सर सिक्किम है, तो वो कब आया, 1975 के अंदर आया। अब आपसे पूछा है कि इनका सही कालक्रम क्या होगा, तो आज जो आपका आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर बी बैठ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 के क्रम में बिल्कुल सही लिखें। हाँ ध्यान से सुनिए, सही तो बोला है ना। पहले क्या है, आंध्र, देखो सही कालक्रम की पहचान करें। पहले क्या है 53, उसके बाद में 66, तो ऐसे आएगा ना 1 3, फिर आ जाएगा आपका 2 और फिर आपका आ जाएगा 4। तो 1 3 मतलब 13 24, 13 24 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को जरा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सुमेलित है, प्रॉपर सुमेलित कौन सा आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको समझना थोड़ा सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। देखिए आप बात को क्लियर करें, अभी मैंने आपको समझा हरियाणा, तो देखो हरियाणा का जो निर्माण हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करें कि मिजोरम, तो मिजोरम की अगर बात की तो मिजोरम है वो 20 जनवरी को हुआ है, ये बात गलत लिखी। मिजोरम है वो कब को है, 20 जनवरी, याद रखना 20 जनवरी 1987 को मिजोरम बना है, ठीक है। अब बात करें तेलंगाना की, तो देखो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो निर्माण हुआ है वो 2 जून को हुआ है, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है।
और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो देखो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना है। तो ये गलत है, यहाँ पे ये गलत था, DCB गलत था, यहाँ पे सही क्या था, हरियाणा। तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनकर तैयार हुआ है, अस्तित्व में आ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जब थ्योरी क्लास हम पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन चीज़ों को सुनने की कोशिश किया कीजिएगा। हाँ, तो मेरा मानना आपको अच्छे से समझ में आया कि मेरी जो बात आप लोगों के जहन तक पहुंची होगी। तो इस बात को आप क्लियर कट समझ लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो फैक्ट के आधार पर आप लोग इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। आइए अब अगले प्रश्न की बात करें हैं। तो देखिए, निम्न राज्यों का सर्जन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ये लीजिए आपके सामने वापस वो 4 ऑप्शन लगा दिए गए और ध्यान से सुनना। राज्य हैं हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों के। ठीक है, 1960 के बाद की बातें हैं। तो देखिए 1960 के बाद हम देखेंगे तो आप समझिए 13वां संशोधन हुआ है। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन है। वो कब की बात है, 1962। और इसमें किसका निर्माण, नागालैंड का, नागालैंड। ठीक है, आगे बात करें 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये था 1966 और क्या बना था, हरियाणा। उसके बाद में बात करें 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ, तो 22वां संविधान 1969 में हुआ। और राज्य कौन सा बना, मेघालय, मेघालय बना। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखो, छत्तीसगढ़ सिक्किम की बात करें तो 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन, और कब हुआ ये, 1975 में, 1975 में। और निर्माण किसका हुआ, तो याद रखना निर्माण हुआ है यहाँ पर सिक्किम का। तो सिक्किम की फॉर्मेशन होती है। अब आपसे पूछा है कि सही उत्तर बताइए इनके सही क्रम में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बैठेगा, क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैल्यू आपको मिलती है वो किसकी मिलती है। तो यहाँ पर नागालैंड 1962 सबसे पहले मिलेगा, 3 नंबर से शुरुआत जो हो रही है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे होंगे और यही आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ें रही होंगी। अगला प्रश्न हम अगर देखें तो देखिएगा, हाँ जी, प्रश्न आपके सामने पूरा लगा दिया गया, ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनिएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालक्रम है, दिए गए कोड का इस्तेमाल कीजिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनको क्या करना है, सही कालखंड के आधार पर सही क्रम के अनुसार आपको क्या करना है, जमाना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपको जैसा बताया है कि 36वां संविधान संशोधन हुआ है। हाँ, सिक्किम, एक एक की बात करते हैं। सिक्किम है वो 36वें संविधान संशोधन के तहत बना है। कब बना है 36वें संविधान संशोधन के तहत, 1975 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करें सर अरुणाचल प्रदेश, तो देखो अरुणाचल प्रदेश है वो 55वां संविधान संशोधन, और हुआ का 55वां संशोधन 1986 के अंदर, 1986 के अंदर ये क्या अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो देखो छत्तीसगढ़ है वो 84वें संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसका निर्माण हुआ है। और बात करें झारखंड, तो देखो झारखंड है वो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड का निर्माण हुआ है, वो 15 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ है। अब आपको सही कालक्रम देखना, तो सही कालक्रम इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहले क्या आएगा, यहाँ पे 36वां 1975 है, 75 के बाद में आपको क्या मिलेगा, 75 के बाद में 86 मिल रहा है, तो 4 के बाद में 2, फिर 1 और फिर आपका 3। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्वान साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को पारित किया गया था, को प्राप्त किया गया था, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ होगा
की संकल्पना को कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्राप्त किया गया। द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो अब आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न जब आपके सामने आते हैं तो आपको पता है कि हमें विदेशी प्रभाव जो हमने पढ़े थे वहाँ हमने देखा था। तो याद रखना जो राज्यों का संघ होगा वो बात हमने कहाँ से ली है, तो वो बात हमने ली है ब्रिटिश जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, देखो याद रखना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से लिए, याद रखना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से लिए। देखो राज्यों का संघ की संकल्पना है वो याद रखना हमने किसे ली है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट कनाडा से लिए, याद रखना ब्रिटिश, समझना कुछ बच्चे गलत करेंगे ये पूरा देखो किस, ये समझना इस संकल्पना को, हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से नहीं, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम, और देश कौन सा था, कनाडा। तो आपका जो सवाल है वो पूरा समझ में आना चाहिए कि ये जो संकल्पना है वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का उपखंड 1 के अनुसार भारत है वो राज्यों का संघ होगा, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आप सब लोगों को? ठीक, अगले पॉइंट पे चलें। अगला प्रश्न अगर आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन और देखें जल्दी से। हाँ, भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? अब देखिए क्वेश्चन स्टेटस का चेंज हो गया है तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर दें यहाँ से। खैर देखते हैं, चलो आपके सामने है क्वेश्चन है, भारत के अंदर हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियंस टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। जो डेटा आपके सामने लिखा है, अब आपको क्या करना, थोड़ा ध्यान देना। देखिए थोड़ा सा देखिए कि 26 अगर हम बात करें कि 5 अगस्त की बात करें, 26 नहीं 5 अगस्त 2019 को एक बात हुई, उसमें क्या हुआ, एक राज्य, पहले एक राज्य था जम्मू कश्मीर JNK, इसको क्या किया, इस राज्य को ख़त्म किया और इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया, UT बना दी, एक JNK दूसरा लद्दाख। तो आपको एक बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, और इसके बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो राज्य होंगे उसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब आप एक बार, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है, याद रखना दादर नगर हवेली। देखिए ध्यान से सुनना, थोड़ा समझने वाली बात है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, वो अब कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो, क्यों हो गए 8, तो याद रखना 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया है कि दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। अब ये एक ही UT बन गई है, ठीक है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो याद रखना अब 28 राज्य और 8 UT हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में और बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सत्र पसंद आया होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा यहाँ से, ये श्योरिटी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप इस सत्र से जुड़े, आपने इस सत्र को जाना समझा। बच्चों जो वीडियो पसंद आया उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं ये, तो आप ज़रूर जुड़ें और साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करें। मेरा कोड मुकेश है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो सके। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।